हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी। ये एक नई यूट्यूब वीडियो सीरीज है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीए फाइनल आरटीपी के ऊपर। आईसीआई ने अभी एक आरटीपी निकाली है, सीए फाइनल नवंबर 2020 की आरटीपी। सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये रहा आपका आरटीपी। आरटीपी को आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीआई कैंपस क्लाउड गूगल में लिखिएगा, आपको ये आरटीपी मिल जाएगी। इसके अंदर केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, तो हम हर केस स्टडी क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता तो हम इसे कैसे सॉल्व करते और कैसे हम पता लगाते कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है, कौन से वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा और कैसे हम आंसर को लिखते। बहुत डिटेल में समझेंगे आराम आराम से। तो आज इस YouTube वीडियो सीरीज का ये पहला पार्ट है, कह लीजिए फर्स्ट लेक्चर है। तो ये रही आपकी सीए फाइनल स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की आरटीपी नवंबर 2020 के लिए। सबसे पहला केस स्टडी है इसके अंदर, केस स्टडी नंबर 1। ऊपर हेडिंग लिखी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ध्यान देना जरा, एग्जाम के अंदर ऐसी हेडिंग लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आखिरी में उसकी रिक्वायरमेंट मिलेंगी आपको। तो इसकी हेडिंग पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमें इसकी हेडिंग लिखी हुई नहीं मिलेगी। जैसा मैंने कहा है आपको अपनी पिछली यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर भी कि कोई भी क्वेश्चन हो केस स्टडी का, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे 1 पेज का हो, 1.5 पेज का हो, 2 पेज का हो, 2.5 पेज का हो, 50 पेज का हो, मैं तो कहता हूं कितने पेज का, 50 पेज का। सही सुना आपने। सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पढ़ने पर 90% चांस है कि आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर कौन से वाला मॉडल लगेगा और वो मॉडल किस चैप्टर का है। और आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि आपने वो मॉडल अगर पढ़ा है तब तो आप कर ही लेंगे, और बाई चांस अगर आपने उस मॉडल को एग्जाम में छोड़ दिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं होने वाला। तो अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए फिर। तो ये एडवांटेज है रिवर्स रीडिंग टेक्निक के। तो ये क्वेश्चन है पूरे का पूरा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ये रही जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। देखा, क्वेश्चन पढ़ना चालू ही नहीं किया, पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन चाहता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन जो चाहता है अगर वो हम समझ गए तो फिर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्वेश्चन की उस चाहत को पूरा करने के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होगा हम अंडरलाइन कर सकते हैं, बात को समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एडवाइज द स्ट्रेटेजी दैट बीए शुड फॉलो इन ऑर्डर टू गेन सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। बड़ी ही आम रिक्वायरमेंट है, एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो हर बिजनेस की होती है। हर बिजनेस क्या चाहता है, नंबर 1 सुपीरियर परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले नंबर 1 हो, बेहतर हो। हर बिजनेस चाहता है। दूसरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हो सके तो ऐसे प्राइस पर बेचो प्रोडक्ट को कि कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम हो। मेरी बात जरा गौर से सुनना। अगर कोई कंपनी अपना प्रीमियम प्रोडक्ट एक ऐसे प्राइस पर बेच रही है जिस प्राइस से ज्यादा उसके कॉम्पिटिटर की कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने की, तो पक्की बात है कुछ ही समय के अंदर यह कंपनी अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को उखाड़कर फेंक देगी। तो बिल्कुल आम रिक्वायरमेंट है। ऐसे क्वेश्चन के स्टडी के आपने पहले भी किए होंगे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बदल सकती है, कंपनी का नाम बदल सकता है, कंपनी का बिजनेस बदल सकता है, बट रिक्वायरमेंट तो वही है ना। कल को अगर आप कोई बिजनेस चालू करो सीए बन जाने के बाद तो क्या चाहोगे आप, यही चाहोगे आप। कल को अगर आपने सीए बनने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आप क्या चाहोगे, यही चाहोगे आप कि आपके द्वारा दी गई सर्विस दमदार हो। दूसरी बात, उसे आप एक ऐसे प्राइस पर अपने क्लाइंट को ऑफर करें कि आपका दोस्त जो भी प्रैक्टिस कर रहा है आपसे प्राइस मैच ना कर सके। भाई साहब कुछ ही समय के अंदर आप अच्छी खासी मार्केट शेयर गेन कर लेंगे और हो सकता है ये बिग 4 बिग 10 फर्म्स में आपकी फर्म का नाम आ जाए। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन सोचना पड़ेगा। बड़ी सोचोगे तभी तो बड़ा मिलेगा। अगर सोच छोटी तो अचीवमेंट छोटा। वो कहते हैं ना कि पैर में मोच और छोटी सोच दोनों ही बेकार है। बिल्कुल ठीक करते हैं।
दोनों ही बेकार है जी। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि यार ये टॉपिक जो है सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यार ये तो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। हाँ, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के मेरे को समझ में आ गई कि चैप्टर नंबर 1 के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने के अंदर। वहां पर 2 बातें कही गई थी। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी आपका प्रोडक्ट इतना दमदार हो, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हो कि कस्टमर बोले यार ये कंपनी नंबर 1 है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज, यानी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को टॉप 5 टॉप 2 प्रोडक्ट में काउंट करता है। दूसरा था आपका लो कॉस्ट एडवांटेज, आप इतने एफिशिएंट लेवल पर काम करो, आप अपने लेबर से इतनी एफिशिएंसी पर काम कराओ कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो, और उस पर यूनिट कॉस्ट में अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करने के बाद जिस प्राइस पर आप बेचो उस प्राइस पर आपका कॉम्पिटिटर बना भी ना पा रहा हो। अगर ऐसा कर दिखाया आपने तो आप पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दोगे और कुछ ही समय के अंदर आप नंबर 1 बिजनेस एंटिटी बन के उभरोगे। आपको बहुत सारे अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन और बहुत सारा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 1 इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़े थे। तो देखा, रिक्वायरमेंट पढ़ के बात समझ में आ गई कि यहां पर कुछ तरीके बताने हैं जिससे प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो, यहां पर कुछ तरीके बताने हैं जिससे कॉस्ट कम हो। क्या लगता है आपको? रिवर्स रीडिंग टेक्निक की मदद से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ के क्या हमने क्वेश्चन को पढ़े बिना उसका एक दायरा समझ में नहीं आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 लगभग 1.25 पेज के अंदर है। इसको आप आराम से पढ़ते रहना। आपका समय बचाने के लिए इस क्वेश्चन का क्रक्स मैंने यहां पे लिख दिया है। एग्जाम में भी यही करना है आपको, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन लिखना नहीं है। एग्जाम में मेन लाइंस को, मेन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है या अंडरलाइन कर लेना है। सर्कल भी कर सकते हो आप, जो करना चाहो। बस कुल मिला के बात है कि वो शब्द या वो लाइन उभर के आपको दिखे, बाकी कचरा ना दिखे। अगर एक क्वेश्चन 1.5 पेज का है तो पॉसिबिलिटी है कि 40 से 50% लाइन कचरा हो। कचरा इन द सेंस सॉल्यूशन देते वक्त उसका इस्तेमाल हो ही ना, तो हमारे लिए क्या हो गया? वेस्टेज। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर कौन सी लाइन हमारे काम की है और कौन सी लाइन सिर्फ नाम की है। तो भाई साहब, केस स्टडी नंबर 1 है। केस स्टडी नंबर 1 के अंदर एक एयरलाइन कंपनी की बात की गई है जो कि सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है। सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा जी, 2011 के अंदर 4.5 करोड़ लोगों ने ट्रेवलिंग की है इस पर। 4.5 करोड़ लोगों ने। 2020 तक इसको उम्मीद है कि ट्रेवलर्स के नंबर बढ़ के हो जाएंगे 10 करोड़। यानी कि ये क्या मानती है कि अगले 10 साल के अंदर इसका बिजनेस दुगुना हो जाएगा। यानी अगले 10 साल के अंदर फ्लायर्स बढ़ जाएंगे, वो पैसेंजर्स जो यूज करते हैं फ्लाइट्स का वो बढ़ जाएंगे। 2030 तक ये उम्मीद करती है कि जो ट्रेवलर्स हैं वो 30 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि पूरे साल में 30 करोड़ लोग फ्लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि बिजनेस लगभग 6 गुना हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद एक बात समझ में आ गई कि ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है। ग्रोथ पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है। अब बताओ ये कंपनी क्या चाहेगी? ये कंपनी चाहेगी कि बढ़ते हुए मार्केट साइज में अपना मार्केट शेयर बढ़ा ले। ध्यान देना, मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, मार्केट साइज और मार्केट शेयर। मार्केट साइज बढ़ रहा है। पहले 4.5 करोड़ थे, फिर 10 करोड़ हो जाएंगे, फिर 30 करोड़ हो जाएंगे। भाई साहब, कस्टमर बढ़ रहा है, यानी मार्केट साइज बढ़ रहा है। अब बढ़ते हुए मार्केट साइज में अगर आपका मार्केट शेयर बढ़ गया ना, तो प्रॉफिट दिन दुगना रात चौगुना इस स्पीड से बढ़ेगा। तो ये कंपनी क्या चाहेगी कि इस ग्रोथ पोटेंशियल को अचीव कर ले। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत बड़ी है, बट इस कंपनी के सामने कुछ समस्याएं हैं भैया कुछ। सबसे पहली समस्या, जो फ्यूल कॉस्ट है वो लगभग 40% है ऑपरेशनल कॉस्ट का। यानी कि फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के अंदर जो खर्चा इस कंपनी का आता है 40% खर्चा होता है फ्यूल पर। बहुत ज्यादा अमाउंट है। बट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पुट्स 14% एंड 29% एज टैक्स ऑन फ्यूल। लो भैया, फ्यूल का खर्चा सबसे ज्यादा। उसके पीछे रीजन क्या निकला? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर हैवी टैक्स लगा रखा है। अगर गवर्नमेंट इतना हैवी टैक्स लगाएगी तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी,
और कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कंपनी कैसे लो कॉस्ट एडवांटेज को अचीव करेगी, कंपनी कैसे कम प्राइस पर अपनी सर्विसेज ऑफर करेगी। समझ में आई पहली प्रॉब्लम। अच्छा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका? इसका सॉल्यूशन यह है कि गवर्नमेंट को हाथ जोड़कर विनती करो, उनको लेटर लिखो, उनको बताओ इतना ग्रोथ पोटेंशियल है, इस पर ये टैक्स कम करो, फ्यूल पर, इनकम पर टैक्स ले लो ना आप। समझ में आई बात? कॉस्ट में कमी होगी तो प्राइस में कमी होगी, प्राइस में कमी होगी तो प्राइस वॉर में जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है करेंसी डेप्रिसिएशन, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉस्ट। इनकी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है हर बार। सर, करेंसी डेप्रिशिएट करने से कॉस्ट कैसे बढ़ गई? सपोज करो मार्केट, मतलब इंडिया के बाहर से, इंटरनेशनल मार्केट से ये पेन मैंने मंगाया है और मान लो 1 साल पहले ये पेन $1 का आया था। कितने का? $1 का। तो मान लो 1 साल पहले रेट थे 80 रुपए, तो मुझे कितने का पड़ा? 80 रुपए का। अच्छा, वहां का क्या प्राइस था? $1। मुझे 80 रुपए का पड़ा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर $1 मतलब है 80 रुपए, ऐसा मान रहा हूं। सपोज करो 1 साल के बाद मैंने ऐसा ही दूसरा पेन उसी कंपनी से मंगाया। कंपनी ने मुझे बोला जी हमारा प्राइस सेम है, पहले भी $1 था और अभी भी $1 ही है। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने पेमेंट करी तो मेरे को 90 रुपए देने पड़ गए और मुझे मालूम पड़ा कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है। 1 साल पहले $1 का मतलब था 80 रुपए और आज $1 का मतलब है 90 रुपए। यानी करेंसी बार बार डेप्रिशिएट करने से भी इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब बताओ इस प्रॉब्लम को क्या ये सॉल्व कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, पूरी इकोनॉमी के हाथ में, इकोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में, आरबीआई के हाथ में है। इनकी पॉलिसीज का इंपैक्ट पड़ता है करेंसी की वैल्यू के ऊपर, तो कंपनी के हाथ में नहीं है सिवाय उम्मीद और रिक्वेस्ट के। तीसरी प्रॉब्लम, न्यू कॉम्पिटिटर्स सेलिंग टिकट्स एट डिस्काउंटेड प्राइस, हेंस इट हैज ऑल्सो टू ऑफर बिग डिस्काउंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग फुल सर्विस कैरियर। मार्केट में जब कोई नया कॉम्पिटिटर आता है ना, तो सबसे पहली टेक्निक वो लगाता है कि कम प्राइस पर माल को बेचो, कम प्राइस पर माल को बेचो। क्योंकि इंडिया क्या है? प्राइस सेंसिटिव। उसे लगता है कि कम प्राइस पर बेचकर ज्यादा माल बेच पाएगा, कम प्राइस ज्यादा मार्केट शेयर, और उसे ऐसा लगता है कि ज्यादा मार्केट शेयर मतलब कॉम्पिटिटर आउट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। अब इस कंपनी को यह प्रॉब्लम है कि मार्केट के अंदर नए सर्विस प्रोवाइडर आ गए और वो फ्लाइट की टिकट कम दामों पर बेच रहे हैं। इसी चक्कर में इस कंपनी को भी हैवी डिस्काउंट देना पड़ता है। अब हैवी डिस्काउंट दोगे तो रेवेन्यू कम, और रेवेन्यू कम तो प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम तो कैश फ्लोज कम। बैंक में पैसा ही नहीं आएगा तो क्या करोगे फिर आप? धंधा कैसे चलेगा? धंधा ठप हो सकता है। तो यह है प्रॉब्लम नंबर 3। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सोचो जरा। इसका सॉल्यूशन यह है कि हम इन्हें बोलेंगे कि आप अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो। आप कुछ ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर लेकर आओ कि ऑटोमेटिक सीट अलॉट कर दे। टिकट की प्रिंट आउट मत निकालो, ऑनलाइन टिकट, डिजिटल टिकट को चलाओ, कॉस्ट कम करो, स्टाफ कम करो, ईआरपी लेकर आओ। तो ये तरीके हैं कॉस्ट कम करने के। कॉस्ट कम करोगे तो, प्राइस कम कर दोगे तो आपको आपके प्रॉफिट पर इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन कॉम्पिटिटर की हालत खराब हो सकती है क्योंकि अब आपका सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट से कम है। चौथा पॉइंट है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंप्रूविंग। अच्छा, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और ईज इन डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है। 5वां पॉइंट है टफ कंपटीशन, कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है और ये कंपनी चाहती है गुड मार्केट शेयर। गुड मार्केट शेयर 70%, 65%, 80%, और ये चाहती तो है कि मार्केट शेयर अच्छा हो, लेकिन ये भी जानती है कि प्राइस को इंक्रीज करना बड़ा मुश्किल है। तो पढ़ते जा रहे हैं अभी क्वेश्चन को हम। ये सारे फैक्टर से कंपनी अफेक्ट हो रही है। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑल्सो वांट। भाई गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े, आगे बढ़े, तो वो भी चाहती है कि जो ये ग्रोथ पोटेंशियल है ना, इसका पूरा इस्तेमाल ले कंपनी। और ध्यान देना जरा, ऊपर जो प्रॉब्लम हम डिस्कस की थी ना, उस प्रॉब्लम से दिक्कत क्या हो गई है, पहले ये कंपनी प्रॉफिट कमाया करती थी, आजकल ये नुकसान उठा रही है। अब यहां पर और कैपिटल चाहिए। लो भैया, पैसे खत्म हो गए कंपनी के पास। कंपनी प्रमोटर्स को बोल रही है कि कुछ और पैसे हैं क्या, धंधे में लॉस हो रहा है। मार्केट के अंदर एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, कम वक्त ने इतने कम प्राइस कर दिए हैं कि मुझे प्राइस कम करने पड़ रहे हैं, प्राइस कम करने के चक्कर में लॉस हो रहा है।
या तो बिजनेस खो दो या फिर लॉस खा लो, बताओ क्या करना है। तो इन्वेस्टर साहब, प्रमोटर साहब, थोड़े से पैसे और लेकर आओ। तो कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि टैक्स को रिड्यूस करो ताकि उनकी फ्यूल कॉस्ट कम हो। तो ये सारी बातें आप इस केस स्टडी के क्वेश्चन के अंदर पढ़ोगे, सारी बातें समझ में आ गई। और ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम। ऐसा होता है जब भी कोई नई कंपनी आती है, प्राइस कम करती है, प्राइस कम करके मार्केट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर अपने कॉस्ट एफिशिएंसी लेवल पर चल रही है और उसका प्राइस इसके नए कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम है, तो यह कंपनी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो ये सारी बातें पढ़ लेने के बाद अब देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले तो मैंने वही लिखा है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये शब्द इंडिकेट करते हैं कि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एससीएम के ऊपर बेस्ड है। यहां पर दो स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया था। पहली थी आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरी थी आपकी कॉस्ट लीडरशिप, यानी कि लो कॉस्ट एडवांटेज। कंपनी को अगर बहुत प्रॉफिट कमाना है तो इसके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि इसके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इसके कॉम्पिटिटर से बेहतर हो। दूसरा तरीका है इसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, यानी कि लो कॉस्ट, एक ऐसे प्राइस पर ही अपने माल को बेच सके जिस प्राइस से ज्यादा कॉम्पिटिटर की कॉस्ट है। अब जरा ध्यान देना, इन दो कामों को करने के लिए दो स्ट्रेटेजी हम बताएंगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस कंपनी को प्रॉफिट में आना है, अब ये लॉस इनकर कर रही है, लंबे समय तक लॉस करेगी इनकर, तो एक टाइम बाद कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट अगर कंपनी नहीं कमाएगी तो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती है। और अगर सर्वाइव करना है तो बार बार इन्वेस्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे हाथ जोड़ना पड़ेगा, पैसे मांगने पड़ेंगे। कुछ ऑनलाइन कंपनीज आज की डेट में ऐसी ही हैं इंडिया के अंदर, घर से पैसा लेके आ रहे हैं, पैसे को जला रहे हैं, डिस्काउंट के रूप में दे रहे हैं और लॉस कमा के बोल रहे हैं मार्केट शेयर हमारा ज्यादा है। ऐसी कंपनी से हमेशा सावधान रहना, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए लोगों को रखना पड़ता है, लोगों को रखने के लिए सैलरी पे करनी पड़ेगी। और कंपनी अगर लंबे समय तक लॉस कमाएगी तो सैलरी कहां से पे करेगी, और इन्वेस्टर साहब भी कब तक अपने घर के कंगन बेचकर कंपनी को पैसा देंगे। बात को समझो। तो पहली स्ट्रेटजी है आपकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि इस कंपनी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसकी फ्लाइट सर्विसेज इसके कॉम्पिटिटर की फ्लाइट सर्विसेज से बेहतर हो। अगर ऐसा हो गया तो भले ही प्राइस ज्यादा हो, कस्टमर इसी से फ्लाइट की टिकट बुक करेगा, पक्की बात है। तो ये एक फीलिंग है जो कस्टमर के मन में आनी चाहिए, और ये फीलिंग आती है गुड एक्सपीरियंस से। कस्टमर को अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा फ्लाइट के दौरान तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम वो आएगा। देखिए, इस टेक्निक को लगाने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है ऑफर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा, क्या क्या करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान देना जरा। पैसेंजर को हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दे दो। हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आया है ना, उसे बोर्डिंग पास लेना है तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें ना हो, उसे अपना बैग देना है, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें ना हो। आपके कैरियर का कोई पर्सन उसे गाइड कर दे कि उसे कहां जाना है, कहां से फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, उसको अच्छा लगेगा। तो ये सब बातें हैं जिससे क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस रिच होता है, हाई क्वालिटी का होता है, और नेक्स्ट टाइम कस्टमर इसी की फ्लाइट, इसी कंपनी की फ्लाइट बुक करेगा, भले ही 2 पैसे ज्यादा ले ले कंपनी, क्योंकि सर्विस उसको आ गई है। तो यहां पर ये कंपनी क्या कर सकती है बाद में, है ना, बाद में प्रीमियम प्राइसिंग। दूसरा तरीका है अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करें। इनोवेट मतलब इनोवेशन। इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। इस कंपनी क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला, प्राइम टाइम लैंडिंग स्लॉट। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है घूमने के लिए, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार अगर दुबई में घूमने जाना है ना, अगर दुबई में घूमने जाना है तो फ्लाइट की टिकट रात की सस्ती मिल रही है और दिन की बड़ी महंगी मिल रही है। तो क्या करना पड़ता है आपको? अब फ्लाइट रात को 2 बजे की है, क्या करोगे आप? जगते रहोगे भाई, 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब आपने खाना वाना खा लोगे, अपना बैग पैक कर लोगे, उसके बाद वेट करते रहोगे, भाई 2 बजे की फ्लाइट है यार, 12 बजे निकल जाएंगे, 2 बजे की फ्लाइट है, 12 बजे निकल जाएंगे। इससे हुआ क्या, उस कंपनी जो एयरलाइंस है, उस कंपनी के प्रति कंपनी का जो एक्सपीरियंस है ना, जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, वो अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइम वो सर्च करे कोई ऐसी फ्लाइट है क्या यार जो दिन में जाती हो। अब ऐसे में कोई कंपनी अगर प्राइम टाइम लैंडिंग स्लॉट लेके आ जाए, मतलब दिन में भी दे रही है वो सर्विसेज, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देगा। दूसरा है इंक्रीज नंबर ऑफ फ्लाइट। एक दिन में कितनी फ्लाइट्स उड़ाते हैं आप, इसको बढ़ा दो। जितनी फ्लाइट्स आप ज्यादा बढ़ाओगे उतना टाइम स्लॉट ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक कंपनी है,
वो दिन में 4 बार फ्लाइट को टेक ऑफ करवा दिल्ली से मुंबई, एग्जाम्पल के लिए, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे। अगर कंपनी हर 2-2 घंटे बात करे तो 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8। तो ऐसे में क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर का भरोसा और कस्टमर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसे पता है यार कभी बुक करो फ्लाइट तो मिल ही जाएगी। इससे क्या होगा, इस फ्लाइट को, इस कंपनी को, इस एयरलाइन को कस्टमर डिफरेंशिएट कर देगा कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। भले ही उनका प्राइस कम हो, लेकिन अगर टाइम ऑड रहेगा तो कस्टमर हो सकता है उसे प्रेफर ना करे, बोले यार छोड़ो यार, 200 रुपए तो फालतू ले रहे हैं, यहां से चलता हूं। रिड्यूस बोर्डिंग टाइम, वेट ना करना पड़े। एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ सर्विस, इस कंपनी को ऐड करते वक्त क्वालिटी पर फोकस करना होगा। क्या क्या सर्विस ये ऑफर करते हैं जो इनका कॉम्पिटिटर ऑफर नहीं करता है, इसे बोलते हैं सर्विस बेस्ड मार्केटिंग। मैक्सिमम कंपनी क्या मार्केटिंग करती है, प्राइस बेस्ड, है ना, इतने का मिलेगा, ऑफर है, डिस्काउंट है, प्राइस बेस्ड मार्केटिंग। क्यों, उनको लगता है इंडिया का जो कस्टमर है वो प्राइस सेंसिटिव है। लेकिन इस कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा क्वालिटी बेस्ड। अगला पॉइंट है सुपीरियर कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस। अगर कोई दिक्कत कस्टमर को आई, उसने कुछ कंप्लेन की, उसको तुरंत रिजॉल्व करो, तुरंत उस पर एक्शन लो। नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपसे ही फ्लाइट बुक करने वाला है। और कुछ काम और कर सकते हैं, जैसे क्लीन एयरक्राफ्ट, सफाई हो, हाई क्वालिटी स्टाफ अच्छे से बात करे, रूडली बात ना करे, किसी व्यक्ति ने अगर 2 बार बटन दबा के पानी मंगा लिया उस पर गुस्सा ना करे। छोटी छोटी बातें हैं जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर देता है। अगला पॉइंट है हाई क्वालिटी फूड एंड सर्विस। खाने में उसको मजा आ जाए, गर्मा गर्म खाना दो, गर्मा गर्म चाय कॉफी, मजा आ जाए तो दोबारा वो आपकी फ्लाइट में आने वाला है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 1 थी, जिसमें आपने प्राइस पर फोकस ना करके क्वालिटी पर फोकस किया और आपने अपने कस्टमर को हर वो बेहतर सर्विस दी जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट का गुलाम बन गया है। अब एक बार इस बात में सफल हो जाने के बाद, जब यह बात तय हो जाए कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर चुका है, इसका बेनिफिट लेने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तरीका नंबर 2, सेलिंग प्राइस वही रखो, मार्केट शेयर बढ़ा दो। तरीका नंबर 2 अच्छा है, सेलिंग प्राइस वही रखोगे और मार्केट शेयर बढ़ा दोगे तो इससे हुआ क्या, आपने अपने कॉम्पिटिटर की मार्केट को कम कर दिया और उसको कोई मौका ही नहीं दिया कि वो सेलिंग प्राइस कम करके आपकी मार्केट को तोड़ सके। समझ में आती है ना बात। तो ये थी आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 1। दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के अंदर कॉस्ट को कम करने पर फोकस किया जाता है। इस स्ट्रेटेजी के अंदर इस बात की कोशिश की जाती है कि हम एक ऐसे सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट को बेचें जो सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से कम हो। तो अब आपको सेलिंग प्राइस ऐसा रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर उस रेट पर बेच ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। सबसे पहला है अटेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े स्केल पे काम करो। इस केस में क्या होगा, ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाओ। दूसरी बात, यूटिलाइज फुल कैपेसिटी। अगर एक फ्लाइट के अंदर 200 पैसेंजर बैठ सकते हैं तो कोशिश करो कि 200 के 200 ही बैठकर जाएं। ऐसा ना हो 200 पैसेंजर की कैपेसिटी है, सिर्फ 100 जा रहे हैं। क्यों, आपने प्राइस को हाई कर रखा है। अरे भाई प्राइस कम कर लो, मार्केट शेयर बढ़ा लो, अपनी कैपेसिटी को ज्यादा यूटिलाइज कर लो। इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। अब सोचो, आप एक फ्लाइट 2 बजे टेक ऑफ करने वाली है, 10 बजे तक उसमें सिर्फ 100 पैसेंजर्स की टिकट बुक है, बस कैपेसिटी है 200। क्या लगता है आपको, जो समय बचा हुआ है इसके अंदर क्या पूरी कैपेसिटी फुल हो जाएगी, सारी टिकट क्या बुक हो जाएंगी, सारी सीटें बुक हो जाएंगी? आंसर इज नो। तो क्या करना चाहिए, डिस्काउंट निकाल दो। कब के लिए, उन 4 घंटों के लिए, उन 6 घंटों के लिए, कि अगर आपने अभी टिकट बुक किया, 2 बजे की फ्लाइट है, एयरपोर्ट आओ, 50% डिस्काउंट। इससे क्या हुआ, कंपनी ने अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ा दिया, इसकी कॉस्ट पर कस्टमर कम हो जाएगी। देखो फ्यूल तो वही लगेगा ना, एयरक्राफ्ट लीज वही लगेगा, पार्किंग चार्जेस वही लगेंगे,
एयरपोर्ट चार्जेस वही लगेंगे। अरे सब कुछ जब वही लग रहा है तो कस्टमर को 50% डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत है? स्ट्रेटेजी नंबर 2 है ये। अगला पॉइंट है, कोई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, ईआरपी लगा दो ताकि सीट ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाए, लेबर कम इंप्लॉय करनी पड़े। देखना, लेबर कम इंप्लॉय करने पर फायदा होता है। कैसे? मशीन का अगर टाइम पे रिपेयर मेंटेनेंस करते रहो तो मशीन कभी थकती नहीं है, मशीन काम करती रहती है जी हमेशा। लेकिन इंसान थक जाता है, इंसान थक जाता है, कभी कभी उसका मूड भी खराब हो सकता है। सपोज करो कोई लेबर सुबह अपने वाइफ से या अपने हस्बैंड से लड़कर आया है, तो कस्टमर से बात करने में ना कहीं इंपैक्ट आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर का एक्सपीरियंस बिगड़ सकता है। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम काम मशीनें करें। यही सफलता का राज है मैकडी बर्गर का। मैकडी का बर्गर कहीं भी खा लो आप, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी वही क्वालिटी मिलेगी आपको, वही टेस्ट मिलेगा। रीजन क्या है इसके पीछे? मशीन बेस्ड आउटपुट, वही क्वालिटी मिलने वाली है, यही इसका की फीचर है। अगला पॉइंट है, प्रोमोट डायरेक्ट सेलिंग एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रैवल एजेंट। यात्रा.com से बुक करोगे। यात्रा.com क्या है? एक एजेंट है जो कमीशन लेता है एयरलाइन से। तो इस एयरलाइन को कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट बुक करने पर ज्यादा फोकस करे। कमीशन बचेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। कमीशन बचाया 30%, डिस्काउंट दे दो 20%, कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश, कॉस्ट में भी कमी आ गई, प्राइस में भी कमी आ गई, प्रॉफिट भी बढ़ गया। और क्या चाहिए? नो प्रिंटेड टिकट, टिकट्स का प्रिंट मत निकालो, कॉस्ट बचेगी। नो फ्री मील्स, नो फ्री ड्रिंक, फ्री में खाना मत दो उनको ना, फ्री में कोई ड्रिंक दो। चाय कॉफी पीना तो भैया पैसे लगेंगे, हाँ पैसे रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि चाय 500 रुपए की है जी, 50 रुपए की रखो, रीजनेबल प्राइस, कस्टमर लेगा। 500 रुपए की रखोगे ना तो 200 पैसेंजर की फ्लाइट में 2 या 4 लोग लेंगे। लेकिन अगर 50 रुपए की रख दी ना तो पॉसिबिलिटी है कि 50-100 कस्टमर ले सकते हैं। सोचो, रेवेन्यू बढ़ा कि घट गया? भाई साहब रेवेन्यू बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया है, इस बात को समझो। 500 रुपए की चाय बेचने से ज्यादा फायदेमंद है 50 रुपए की चाय बेचना जब बंदा फ्लाइट के अंदर है। ज्यादा कस्टमर लेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये थी आपकी स्ट्रेटेजी नंबर 2। तो देखो जरा, एक और बात लिखिए, परचेज ऑफ मटेरियल इन बल्क टू गेट डिस्काउंट। जो भी मटेरियल आप खरीदते हो उसे बल्क में खरीद लो अपने सप्लायर से, उससे डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट ले लो, कॉस्ट कम हो गई। तो कुल मिलाकर जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं बातों को एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और ये जो सॉल्यूशन की कॉपी है ना, अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, अगर आप चाहेंगे तो, वरना आप देख देख कर नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बताओ आप, क्या मुश्किल था क्या? कभी भी क्वेश्चन आए केस स्टडी का एयरलाइंस के ऊपर, घूम फिर कर यही आंसर लिखना होता है, घूम फिर कर यही। कंपनी का नाम बदल जाएगा, कंपनी की सिचुएशन बदल जाएगी, थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे हो जाएंगी, बट आंसर घूम फिर कर यही रहने वाला है। समझो बात। अब आते हैं जी केस स्टडी नंबर 2 पर। केस स्टडी नंबर 2, देखो केस स्टडी नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? ये बताओ भाई साहब, नहीं लिखा हुआ मिलेगा, छोड़ो ना फिर। जब एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा तो हम क्यों पढ़ें इसको? हम तो क्या पढ़ेंगे पहले? रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे पहले। हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जी। इसकी रिक्वायरमेंट है, एनालाइज द नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द डिवीजन ओवर द 6 month पीरियड, फोकस ऑन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, फोकस ऑन डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस एंड फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहां पर क्या बोला गया? नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ क्वालिटी, यानी यहां पर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को एनालाइज करना है। क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को एनालाइज करना है। और 6 महीने का कोई पीरियड है, मतलब कुछ परफॉर्मेंस हमें दी होगी 6 महीने के बेस पर, तो 6 महीने के बेस पर कुछ डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके बेस पर हमें यह तय करना है कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, क्वालिटी किस संदर्भ में? तो 3 संदर्भ में। सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस। प्रोडक्शन के संबंध में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। डिलीवरी साइकिल, कस्टमर को डिस्पैच करते हैं ना, उसके संदर्भ में
इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। और अगला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया है। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, कैसे पता करूं कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। कस्टमर मुंह से नहीं बता रहा, कैसे पता करूं, बोलो जरा, सोचो जरा। अगर कस्टमर्स की कंप्लेंट में कमी आई है मतलब सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। अगर सेल्स बढ़ गई है मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। कस्टमर बार बार रिपीट ऑर्डर दे रहा है मतलब कस्टमर खुश है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। क्या मैंने बहुत मुश्किल बात बोल दी क्या? बहुत ही नॉर्मल सी बात बोली है, आसान सी बात बोली है। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2, केस स्टडी नंबर 2। इसको भी मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहां पे लिख दिया है। आरटीपी से आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, यहां पर हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या कहानी है। देखिए जी, ये कंपनी थी और ये कंपनी क्या बनाती है जी? ये कंपनी बनाती है जी कपड़े। क्या बनाती है? कपड़ा बनाती है भाई, पैंट शर्ट, है ना। ये कंपनी क्या करती है? प्रोडक्शन करती है बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि अगले 6 महीने में कितना डिमांड आएगी उसके बेस पर ये बनाते हैं प्रोडक्शन। मतलब ये क्या आइडिया लगाते हैं लोग कि भाई अगले 6 महीने में कितनी डिमांड होने वाली है। इनको लगा कि नहीं ज्यादा माल बिकेगा अगले 6 महीने के अंदर, दिवाली आने वाली है, तो हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन ये लोग करें। कस्टमर विजिट स्टोर एंड बाय क्लोथ्स मेड टू स्टॉक मॉडल। ध्यान देना जरा, इनका प्रेजेंट मॉडल क्या है? ये लोग आइडिया लगाते हैं कि यार दिवाली आने वाली है, कस्टमर क्या खरीदेगा? अच्छा, कस्टमर ये खरीदेगा। कस्टमर कितना खरीदेगा? अच्छा, इतनी क्वांटिटी में खरीदेगा। हाँ भाई प्रोडक्शन मैनेजर साहब चालू हो जाओ। इसे बोलते हैं मेड टू स्टॉक मॉडल। यानी पहले इस कंपनी ने एस्टिमेशन के बेस पर प्रोडक्शन को किया, फिर उसको मार्केट में दिया कस्टमर को खरीदने के लिए। पहले खुद से बनाया, फिर मार्केट में कस्टमर को ऑफर कर दिया। स्टोर मैनेजर नोटिस कस्टमर नॉट बाइंग। धीरे धीरे जो इनकी दुकान है, जो इनका स्टोर है, वहां पर जो मैनेजर साहब बैठे हैं ना, उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि यार कस्टमर आता है, कपड़ों को पहनकर भी देखता है, छूकर भी देखता है, बट कस्टमर कपड़े खरीदता नहीं है। दिक्कत क्या है? तो उनको 2 दिक्कतें समझ में आई। सबसे पहली दिक्कत, उसे डिजाइन पसंद नहीं आता। दूसरी दिक्कत, फिटिंग प्रॉपर नहीं है। ऐसा बोल के चला जाता, बोलता फिटिंग नहीं है प्रॉपर, पैंट लूज हो रखी है। तो उनको 2 रीजन समझ में आए। 6 महीने पहले उनको ये 2 बातें समझ में आई और उन्होंने अपने प्रोडक्शन मेथड को चेंज करने के बारे में सोचा और उन्होंने अपने प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर दिया। पहले था मेड टू स्टॉक मॉडल और अब हो गया मेड टू ऑर्डर मॉडल। इसका मतलब क्या है? कस्टमर को अब हम कपड़े दिखाएंगे नहीं। कस्टमर जब हमारे स्टोर में आएगा तो हम उसे अलग अलग कपड़ा दिखाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल दिखाएंगे, अलग अलग क्वालिटी। फिर वो बोलेगा नहीं यार ये क्वालिटी तो अच्छी नहीं है यार, ये विमल वाला कपड़ा दो भाई, नहीं ये वाला कपड़ा दो, इसकी व्हाइटनेस ज्यादा है, इस शर्ट में व्हाइटनेस बहुत है। तो जब कस्टमर हमारे स्टोर में आएगा तो उसे हम पहले मटेरियल दिखाएंगे, फिर जब वो चूज करेगा ना कि इस 15 प्रकार के मटेरियल में से मुझे ये मटेरियल नंबर 3 अच्छा लग रहा है जी, फिर वो बोलेगा कि मुझे इसके अंदर पैंट बनवानी है या शर्ट बनवानी है। फिर इन्होंने क्या करा, एक टेलरिंग डिवीजन बना दिया। यहां पर एक टेलर को बिठा दिया, टेलर साहब आए, खचाखच से नाप लिया, मेजरमेंट किया और जो डिजाइन चाहिए कस्टमर को वो बना के दिया। जैसी फिटिंग चाहिए वैसी फिटिंग बना के दी, क्योंकि भाई डिजाइन और फिटिंग चेंज होती है ना कस्टमर के हिसाब से। आप जींस पहनते हो तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी टाइट जींस पहन लो, लेकिन जो थोड़ी एज ज्यादा वाले लोग हैं, 50 प्लस 55 प्लस, अगर वो जींस पहनते तो लूज जींस पहनते हैं, वो उनकी जींस थोड़ी सी लूज होती है पैंट टाइप में। तो देखो फिटिंग में डिफरेंस है, कस्टमर के प्रेफरेंस में डिफरेंस है। तो यहां पर इस कंपनी के स्टोर मैनेजर ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने क्या बोला कि अब हम खुद सोचकर नहीं बनाएंगे, कस्टमर आएगा उसको रॉ मटेरियल दिखाएंगे, कस्टमर से पूछेंगे आप बताओ कौन से वाले मटेरियल से आपकी पैंट बनाऊं। जब कस्टमर उसको ओके कर देगा तो हमारे टेलर साहब उसका मेजरमेंट लेंगे और बनाकर देंगे। यह काम करने के पीछे स्टोर मैनेजर के 3 रीजन है। देखो पहला रीजन तो पता ही है आपको, कस्टमर खरीद नहीं रहा था। इसके अलावा भी 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कस्टमर रेडी टू पे हायर चार्जेस। स्टोर मैनेजर साहब को यह बात पता लग गई कि अगर हम कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे ना तो कस्टमर हमें ज्यादा प्राइस भी दे देगा। दूसरा, अट्रैक्ट मोर कस्टमर। आजकल लोग क्या चाहते हैं, यार ये जींस की पैंट ना मेरे हिसाब से बने, यार ये कोट ना मेरे हिसाब से बने।
तो इससे क्या है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। तीसरा, स्टॉक लेवल भी तो कम हो जाएगा। पहले कंपनी क्या करती थी, फिनिश गुड्स बना के रख लेती थी। अब भाई रखने में खर्चा तो होगा ही ना, उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा, चोरी चकारी होगी, चूहा काटेगा, नुकसान तो हो रहा है, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा, कम। तो 3 रीजन थे जिनकी वजह से स्टोर मैनेजर साहब ने डिसीजन लिया कि अब हम मेड टू स्टॉक मॉडल नहीं, मेड टू ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप बताइए कैसा लगा इनका आपको ये डिसीजन? बहुत ही बढ़िया है। अब होता क्या है, जब कस्टमर दुकान पे आता है तो ये उसे रेंज ऑफ डेनिम मटेरियल दिखाते हैं, मतलब रेंज, हमारे पास 20 प्रकार के मटेरियल हैं ऐसा दिखाते हैं। कस्टमर मटेरियल चूज करता है, टेलर साहब उनकी नाप लेते हैं और कस्टमर को 3 दिन के अंदर बना के दे देते हैं। 3 दिन का वादा है, समझ में आई बात? कस्टमर आज आया तो 3 दिन के अंदर आपको आपकी पैंट, कोट, शर्ट जो भी आपने बनवाया है मिल जाएगी। एक और काम किया इन्होंने कि अगर ऑर्डर 3 दिन से ज्यादा डिले हो जाता है तो कस्टमर को 5% डिस्काउंट। ये बताओ क्यों किया इन्होंने? ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऑर्डर बनाने में समय लग जाए, ऐसे में कस्टमर हम पे नाराज ना हो, इसीलिए इन्होंने क्या बोला, अगर 3 दिन से ऊपर लग जाएंगे ना तो आपको हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। इसका मतलब क्या है, इन्होंने 2 बातों पे फोकस किया है, एक तो स्पीड ऑफ डिलीवरी, दूसरा क्वालिटी ऑफ डिलीवरी। भाई साहब, कपड़ा उसके हिसाब से, डिजाइन उसके हिसाब से, फिटिंग उसके हिसाब से, प्राइस हमारे हिसाब से। टाइम 3 दिन का, डिले किया 5% की पेनल्टी लगाओ कंपनी के ऊपर, 5% कम प्राइस पे करके जाओ। बहुत ही बढ़िया। और यह कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर या 3 दिन के बाद कस्टमर हमारी स्टोर पे आया, उसने पैंट ट्राई की जो बनवाई थी उसने, और उसको लगा कि नहीं साहब आपने गलत बना दी थी, मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये कंपनी दोबारा से उसे स्टिच करेगी अपने खुद के खर्चे पर, कस्टमर के प्राइस में कुछ ऐड नहीं कर देगी। अगर कोट बड़ा लूज बना दिया, इतना कोट लूज कर दिया कि लग रहा है कि पिताजी कोट पहन के आ गया बंदा, तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी ने बोल दिया अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हम और चेंज करेंगे, और जो भी चेंज करने खर्चा होगा हम खुद बियर करेंगे। वाह भाई वाह, देख रहे हो, ये है मॉडर्न बिजनेस। अब इससे इनको फायदा क्या हुआ, इनकी सेल बढ़ गई है। दिक्कत क्या थी, हमने पढ़ा था, कस्टमर खरीदता नहीं था। क्या लगता नहीं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 6 महीने की एक टेबल दे रखी है। यह है पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, और यहां पर आपको दे रखे हैं इंडिकेटर्स। यह है पहला इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर, चौथा इंडिकेटर, 5वां इंडिकेटर और 6ठा इंडिकेटर। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल पॉइंट की तो क्या बोलूं, कंपनी सक्सेसफुल हो गई है, सेल बढ़ गई है भाई साहब, प्राइस बढ़ गया है, प्रॉफिट बढ़ गया ऑटोमेटिक। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम नॉन फाइनेंशियल बातों की। नॉन फाइनेंशियल क्वेश्चन ने क्या पूछा हमें, क्वेश्चन ने हमें यही तो पूछा था, बताओ जरा 6 महीने में क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, इस बात को एनालाइज करो। किन पॉइंट को ध्यान रखते हुए, 3 बातों को, प्रोडक्शन, डिलीवरी साइकिल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चलो पहले मैं ऐसी बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्स नीडेड रीस्टिच। इसका मतलब क्या हुआ कि टेलर साहब ने पैंट बनाकर दी, शर्ट बनाकर दी और कस्टमर को पसंद नहीं आई, कस्टमर को पसंद नहीं आई। अब भाई साहब कस्टमर को जो पसंद नहीं आई तो क्या करना पड़ेगा, फिर से सिलाई करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। खर्चा कैसे हो गया, जो टेलर साहब बैठे उनको तो पेमेंट करनी पड़ रही है ना, उनकी तो सैलरी चालू है ना, उनका तो मीटर चालू है। अच्छा, तो अगर बार बार री स्टिच करना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, री स्टिच जितना कम करना पड़े उतनी अच्छी बात है। अगर री स्टिच बढ़ गया है तो बुरी बात है। अगर री स्टिच कम करना पड़ रहा है इसका मतलब है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया है। बताओ यस और नो। अगर री स्टिच कम करना पड़ रहा है इसका मतलब है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया है। तो जरा ध्यान देना, पहले महीने में 15% ऑर्डर को री स्टिच करना पड़ा, यानी कि अगर हमें 1 महीने में 100 ऑर्डर मिले, हमने 100 लोगों के लिए कपड़े बनाए, तो 15 लोग ऐसे थे जो लौट के आए और बोला मजा नहीं आया, यानी 15% री स्टिच करने पड़े। अच्छा, दूसरे महीने में 12%, कुछ कम हुई क्या? अरे भैया री स्टिच की परसेंटेज कम हो गई है, मतलब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गया। 15 के बाद 10% और कम हो गई, फिर 8%, 5%, 5%,
कुल मिलाकर बात यह है कि 15% से कम होते 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 ये ये परसेंटेज 5% तक आ चुकी है। इसका मतलब है क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये ऑर्डर को रीस्टिच करने वाला जो पहला पैरामीटर है ये किस में आएगा? ये प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में आएगा, डिलीवरी वाली कैटेगरी में आएगा, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली कैटेगरी में आएगा? वैसे तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली में भी आएगा, लेकिन ये मेन आएगा प्रोडक्शन वाली के अंदर। तो जो बातें मैंने आपको वर्बली बताई वही बातें मैंने यहां पे लिख दी हैं। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है, टू द पॉइंट। आप चाहें तो आरटीपी के अंदर दिया गया आंसर पढ़ सकते हैं, उतना आंसर लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर, टू द पॉइंट लिखना है, नंबर पूरे मिलेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के ऊपर। दूसरा पैरामीटर है ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 days। अगर 3 दिन से ज्यादा डिस्पैच करने में लग गया, ऑर्डर पूरा करने में 3 दिन से ज्यादा लग गए, कितना नुकसान है? 5% प्राइस में रिडक्शन है भाई साहब, 5% का नुकसान है। यानी कि अगर ऐसे ऑर्डर्स जो लेट डिलीवरी वाले बढ़ रहे हैं, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। पहले महीने के अंदर 5% ऑर्डर डिले हुए, दूसरे महीने में 4%, तीसरे महीने में 3%। तो पहले 3 महीने में तो मजा आ गया, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, डिले कम होते जा रहे हैं, डिले वाले ऑर्डर्स। लेकिन उसके बाद चौथे महीने में फिर 6% हो गया, पांचवें महीने में 7% हो गया, और छठे महीने में फिर 5% हो गया। कुल मिलाकर शुरू में जो इंप्रूवमेंट आया था बाद में वो बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर जो पैरामीटर नंबर 2 है उसमें हमें ये लिखना है कि अगर ऑर्डर 3 दिन से ज्यादा, ऑर्डर देने में अगर 3 दिन से ज्यादा लगे तो कंपनी को 5% का प्राइस में डिस्काउंट देना पड़ता है, जो कंपनी के लिए एक प्रकार से कॉस्ट है, नुकसान है, लॉस है। इसीलिए यह परसेंटेज जितनी कम होगी उतना अच्छा है। पहले 3 महीनों में यह परसेंटेज कम हुई थी, मतलब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया था, लेकिन अगले 2 महीने में फिर बढ़ गई और छठे महीने में पहले महीने के बराबर है। कुल मिलाकर लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट की यहां पर आवश्यकता है। ठीक बात है। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है प्रोडक्शन डाउन टाइम आवर्स। डाउन टाइम क्या होता है? डाउन टाइम का मतलब है मशीन खराब होने के कारण प्रोडक्शन नहीं हो पाया। हो सकता है टेलर साहब की वो जो टेलरिंग वाली मशीन है वो खराब हो गई हो। अच्छा, डाउन टाइम आवर्स अगर बढ़ेंगे अच्छी बात है क्या? नहीं, डाउन टाइम आवर्स कम होने चाहिए। लेकिन जरा ध्यान देना, 44, 88 बढ़ गए, फिर 22 हुए, चलो दिल खुशी मिली, कम हुआ। उसके बाद देखो जरा 141, 132, 123। कुल मिलाकर बात यह है, ये जो थर्ड पैरामीटर है ना, प्रोडक्शन डाउन टाइम आवर्स वाला, ये बता रहा है कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट का भी स्कोप है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना है, क्वालिटी में रिक्वायर इंप्रूवमेंट अभी नहीं हुआ है। अच्छा, किस कैटेगरी में आएगा ये? तो भाई साहब ये भी आपका प्रोडक्शन वाली कैटेगरी में ही आएगा। तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में कौन कौन सा आ गया? ऑर्डर्स नीडेड टू रीच, प्रोडक्शन डाउन टाइम। अगला पॉइंट है, अगला पैरामीटर आपका लेबर आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। क्या मतलब है इसका? हमारी कंपनी के अंदर लेबर खाली बैठा रहा क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं था। बाप रे बाप, इतना बड़ा महापाप। लेबर को भैया पेमेंट कर रहे हो आप, लाइट चालू है, एसी चालू है, लेबर काम करने को राजी बैठा है, बट आपके पास मटेरियल ही नहीं है। यह इंडिकेशन है कि क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। पहले महीने यह टाइम था 25 घंटे, फिर घट के हुआ 22 घंटे, फिर और घट गया 17 घंटे, फिर और घट गया 13 घंटे, यानी 4 महीने में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई। 5वें महीने में फिर बढ़ गया, 6ठे महीने में फिर बढ़ गया, लगभग बराबर सा था। अच्छा, यहां पर क्या करना चाहिए इन कंपनी को? इस कंपनी को जस्ट इन टाइम परचेज एग्रीमेंट करना चाहिए सप्लायर के साथ। जस्ट इन टाइम परचेज एग्रीमेंट, यानी कि जब प्रोडक्शन करना होगा तो तुरंत मटेरियल खरीदूंगा और सप्लायर साहब आपको तुरंत मटेरियल सप्लाई करना होगा, डिले नहीं करना होगा। लेबर आइडल टाइम वाला पॉइंट आपका आएगा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के अंदर। एक बार आपको दिखा देता हूं, यह आ गया आपका थर्ड पॉइंट। तो 6 आपको दे रखे हैं क्वालिटी पैरामीटर, 3 किसमें आ गए? प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब बात करते हैं 5th पैरामीटर, रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल। बताओ जरा, टोटल सेल की आपने 100 रुपए की, टोटल सेल की आपने 100 रुपए की, उसमें से मान लो 80 रुपए की, 80 रुपए की सेल थी आपकी मेड टू ऑर्डर सेल।
यानी 80 रुपए उन कस्टमर से आए जो हमारी दुकान में आए, अपनी नाप दी, अपनी डिजाइन, अपने साइज के हिसाब से कपड़े को बनवाया और खरीद के ले गए। इसका मतलब है स्टोर मैनेजर साहब की जो ये नई वाली टेक्निक है ना, ये काम कर गई है। यानी कि ये रेशो अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब है ये नया इनिशिएटिव बड़े काम का है, पकड़ के रखो। देखो बात समझ में आनी चाहिए आपको, कैसे पता लगे कंपनी इंप्रूव कर रही है। बहुत से लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं प्राइस पर, प्राइस कम हो गया खरीद लो, प्राइस बढ़ गया बेच दो ना। कंपनी की परफॉर्मेंस चेक होती है इन सारे पैरामीटर से, और ये सारे पैरामीटर्स बैलेंस शीट में होते हैं, बस ढूंढने पड़ते हैं। तो बताओ जरा, पैरामीटर नंबर 5, पहले महीने में 16%, दूसरे महीने में 22%, 25, 32, 34, 38%, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट है। 6 महीने का डेटा ये बोलता है स्टोर मैनेजर साहब का ये वाला इनिशिएटिव बहुत दमदार है, कस्टमर इसे पसंद कर रहा है, कस्टमर इसी पर ऑर्डर करना चाहता है। अगला पॉइंट है रिपीट ऑर्डर। अगर वही कस्टमर फिर से रिपीट ऑर्डर देने आ रहा है, आज अपनी पैंट बनवा के गया था, 4 दिन बाद अपने बेटे को लेकर आ गया, बोले इसके भी पैंट शर्ट बना दो, मतलब रिपीट ऑर्डर। 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आ गया, मेरी पैंट फिर से एक और नई पैंट बना दो, रिपीट ऑर्डर। अगर रिपीट ऑर्डर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कस्टमर हैप्पी है। ये किस पॉइंट में आना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ध्यान देना जरा, ये परसेंटेज भी आपकी बढ़ती जा रही है। तो जो बातें मैंने आपको वर्बली बोल के बताई, उन्हीं बातों को एग्जाम में लिखना है। बताओ क्या मुश्किल है? चलिए एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। देखो, डिलीवरी साइकिल वाले में तो बस आएगा ऑन टाइम डिलीवरी, एक ही पॉइंट था वहां पर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाले में आएंगे 2, एक तो क्या है रिपीट ऑर्डर और दूसरा है सेल्स मिक्स, मतलब वही मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स रेशो। तो ये था आपका केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 आपका यहां पे खत्म हो गया है। एग्जाम के अंदर टू द पॉइंट लिखना है, कोई फालतू आंसर नहीं लिखना है। तो इसे लिखेंगे अच्छे नंबर मिलेंगे, और इस आंसर को आपको याद भी नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर आपने कोई मॉडल नहीं पढ़ा होता, तब भी क्या सॉल्व नहीं कर पाते? कॉमन सेंस की बात है। 3 पॉइंट प्रोडक्शन बता रहे हैं, 2 पॉइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बता रहे हैं, और 1 पॉइंट डिलीवरी टाइम बता रहा है, डिलीवरी साइकिल टाइम बता रहा है। बहुत सिंपल है। अब आते हैं जी केस स्टडी नंबर 3 की तरफ। केस स्टडी नंबर 3, देखो क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? वैल्यू चेन एनालिसिस। हमें इसे नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? हमें इसे एग्जाम में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। ये रही रिक्वायरमेंट। डिस्कस 3 प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू चेन थ्रू विच एक्स कैन मिनिमाइज गैप इफ एनी। कोई गैप कम करने की बात कर रहे हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं गैप कम करने के लिए आपको बतानी है 3 प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन एनालिसिस की। लगता नहीं आपको क्वेश्चन ने खुद से बता दिया है कि यहां पर ये वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बात कर रहा है। मिस्टर माइकल पॉटर, ध्यान देना, मैंने माइकल जैक्सन भी नहीं कहा, हैरी पॉटर भी नहीं कहा, मैंने कहा माइकल पॉटर। उन्होंने बताया था कि कुछ एक्टिविटीज होती हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, यानी ऐसे काम जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस में कुछ ऐड नहीं करते मगर हमें करने पड़ते हैं। कोशिश करो ऐसे कामों को ना करने की, क्योंकि उनमें जो खर्चा हो रहा है वो बचेगा, ऐसे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को हटाने के लिए सभी एक्टिविटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बोला उन्होंने, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर 5 कैटेगरी थी, और यहां पर उनमें से सिर्फ 3 कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करना है और बताना है कैसे ये कंपनी गैप को मिनिमाइज कर सकती है। जरा ध्यान देना, सोचो जरा इस बात को। वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को खत्म करने के बारे में, कम करने के बारे में, यानी कॉस्ट कम करने की बात कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई कॉस्ट में गैप है, जिसको कम करने के लिए यह बोलता है कि प्राइमरी एक्टिविटी की 3 एक्टिविटी बताओ जो ये कंपनी करके अपने इस कॉस्ट गैप को कम कर सकती है। क्वेश्चन तो आपको आरटीपी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहां पे लिख लिया है। यह एक कंपनी है, और ये कंपनी क्या बेचती है? बच्चों के खिलौने, टॉयज। 1990 से ये कंपनी है। ये कंपनी 2 तरीके से माल बेचती है, पहला वेबसाइट के थ्रू, दूसरा रिटेल आउटलेट के थ्रू। अच्छी बात है, यानी कंपनी
मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट का ध्यान रखती है। आजकल जमाना हो गया है ऑनलाइन। कंपनी फोकस करती है क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ टॉयज के ऊपर। आपके मन में आ रहा होगा सर क्वालिटी से क्या मतलब? भाई जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो खिलौनों से खेलते हैं तो कई बार खिलौना मुंह में रख लेते हैं वो। अब ऐसे में खिलौने की क्वालिटी घटिया होगी तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज। तो इनका फोकस है कि अच्छी क्वालिटी के टॉयज। दूसरा सेफ्टी। सेफ्टी किस बात की जी? टॉय ऐसा ना हो कि बच्चे को चोट पहुंचा दे। जैसे आपने एक बंदर देखा होगा जिसमें चाबी भरो तो वो ताली सी मारता है, देखा आपने? तो वो जब ताली मार रहा है, साउंड क्रिएट कर रहा है, तो वो ऐसा ना हो कि बच्चे को हार्म कर दे, बच्चे को नुकसान पहुंचा दे, बच्चे ने हंसते हंसते उसे पकड़ लिया, बच्चे को चोट लग गई, ऐसा ना हो। तो कंपनी इस बात पे फोकस करती है। अगला पॉइंट है कि जो खिलौने हैं वो बच्चे को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल ABCD सिखाने के लिए, 1 2 3 सिखाने के लिए मल्टीपल तरीके के खिलौने मार्केट में आते हैं। और आपको बता दूं, इस खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लो बड़े होकर क्या करोगे, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं खिलौने बनाकर बेचूंगा। वो बोलेगा या तो मैं जॉब करूंगा या फिर मैं कोई और बड़ा बिजनेस करूंगा, बड़ा बिजनेस। लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि खिलौने बनाकर बेचूंगा। जबकि खिलौने बनाकर बेचने में इतना स्कोप है, इस इंडस्ट्री के अंदर इतने कम कॉम्पिटिटर्स हैं कि यहां पर मार्केट शेयर कैप्चर करना बहुत आसान है। अगला पॉइंट है, यह कंपनी मटेरियल खरीदती है बहुत सारे सप्लायर से, है ना, अलग अलग है, और वो मटेरियल अपने वेयर हाउस पर पहुंचवा देती है। वेयर हाउस फैक्ट्री के पास है। उसके बाद यह कंपनी प्रोड्यूस करती है टॉयज। टॉयज को बना लेने के बाद अपने रिटेल आउटलेट पर अपने ही व्हीकल का इस्तेमाल करके उनको डिस्पैच कर देती है। तो बेसिकली ये क्या है, इसका प्रोडक्शन साइकिल। मटेरियल सप्लायर से लिया, वेयर हाउस से पहुंच गया, वेयर हाउस फैक्ट्री के पास है, फिर टॉयज बने, टॉयज बनने के बाद अपने खुद के व्हीकल से, अपने खुद के ट्रक से उन टॉयज को रिटेल आउटलेट सेंटर पर पहुंचा दिया। ईच वीक व्हीकल फॉलो सेम टाइम शेड्यूल रिगार्डलेस ऑफ वेट दे आर कैरिंग। इसका मतलब है कि जो इनके पास ट्रक है ना, वो हर हफ्ते वेयर हाउस से, हर हफ्ते फैक्ट्री से बने हुए टॉयज को लेकर रिटेल आउटलेट पे जाते हैं हर हफ्ते, रिगार्डलेस ऑफ वेट। मतलब आज टॉयज कम है तब भी जाएंगे, टॉय ज्यादा है तब भी जाएंगे। तो ध्यान देना, इस पॉइंट के पढ़ के आपके मन में कुछ बात आ रही है क्या? आपको लगता है कि कंपनी की ये जो पॉलिसी है कि हर हफ्ते अपने व्हीकल को भेजो, हर हफ्ते भेजो, भले ही रिटेल आउटलेट सेंटर पर रिक्वायरमेंट हो या ना हो, भले ही आज टॉयज कम बने हो, हर हफ्ते भेजो, यह पॉलिसी कंपनी के लिए बेकार है। इन द सेंस, इससे कंपनी को दो नुकसान है। पहला नुकसान, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है इस हफ्ते के अंदर फैक्ट्री में टॉयज कम बने हो, तो भाई अगले हफ्ते भेज देना। लेकिन नहीं, पॉलिसी क्या बोलती है, हर हफ्ते जाओ, तो इससे कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम, जो टॉयज बने हैं उनको रिटेल आउटलेट पर भेज देना समझदारी है क्या? अरे पहले वहां पता तो करो, वहां पे उस टॉय की डिमांड है भी कि नहीं है, कहीं वो टॉय ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ तो नहीं है। अगर वहां पर पहले से ही स्टॉक में वो टॉय पड़ा हुआ है तो फिर क्या फायदा, फिर तो बेकार है। अगला पॉइंट है, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करता है ना, तो ये कंपनी वेबसाइट से ऑर्डर ले लेती है और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में टॉय पहुंचा देती है। ये तो अच्छा काम है। वेबसाइट पे ऑर्डर आया, डिमांड आ गई, इन्होंने फैक्ट्री से टॉय निकाला और कहां भेज दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, और वहां से कस्टमर के पास पहुंच गया। ध्यान देना, इस कंपनी के पास एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर आया है, नया ऑर्डर। इस कंपनी को एक नया टॉय बनाने के बारे में पूछा जा रहा है, एक नए तरीके का खिलौना, मिनी कार्टून बेस्ड कैरेक्टर फ्रॉम एनिमेटेड फिल्म। किसी व्यक्ति ने कभी कोई फिल्म बनाई होगी, उसमें कोई कैरेक्टर यूज किया होगा, वो कैरेक्टर टॉय के रूप में ये कंपनी बनवाना चाहती है। बहुत से बच्चे पोकेमोन के पीछे दीवाने रहते हैं, टॉयज। ध्यान देना, कोई फिक्स टारगेट सेलिंग प्राइस नहीं बताया गया क्वेश्चन के अंदर, लेकिन जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको 10% ऑफ सेलिंग प्राइस के बराबर, क्योंकि ये कैरेक्टर के बारे में उन्होंने सोचा था, तो उस कैरेक्टर के ऊपर उनका पेटेंट होगा, है ना। तो भाई साहब, इनको रॉयल्टी देनी पड़ेगी अगर आप वैसा कैरेक्टर टॉय के रूप में बनाकर मार्केट में बेचते हो। और रॉयल्टी कितनी,
जो भी सेलिंग प्राइस है टॉय का उसका 10% रॉयल्टी। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली, अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को अपने रिटेल आउटलेट पर भी बेच सकते हो। कंपनी फिक्स्ड टारगेट सेलिंग प्राइस ₹1750 पर टॉय। कंपनी ने सेलिंग प्राइस तय कर लिया है, 1750 रुपए का एक खिलौना बिकेगा। एंड डिजायर्स 26% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। ध्यान देना जरा, बड़ी खतरनाक गेम है इसके अंदर। खिलौना कौन खरीदता है? बच्चा। पेमेंट कौन करता है? मां बाप। अगर कोई खिलौना बच्चे को पसंद आ गया तो भले ही उसमें प्रॉफिट मार्जिन 26% है, क्या मां बाप बच्चे को मना कर सकते हैं खिलौना नहीं दिलाऊंगा? मां बाप बच्चे को मना करके तो दिखाएं। अगर बच्चा रोने लगा और जमीन पर लौटने लगा ना भाई साहब, तो कस्टमर को, पेरेंट्स को वो खिलौना अपने बच्चों को दिलवाना ही पड़ेगा। तो ये टॉय इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर जबरदस्त स्कोप है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि यहां पर अनऑर्गेनाइज्ड है पूरा ये सेक्टर। पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। अब सोचो ना, 26% का प्रॉफिट मार्जिन, बहुत बड़ी बात है ये। 26% का प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी कमाना चाहती है। बैंक में कितना कमाते हैं कोई लोग? एफडी के अंदर 7%, सेविंग बैंक में 4%। सैलरी इंक्रीमेंट कितना होता है हर साल? मैक्सिमम 10%, 15%, 20%। और ये कितना कमा रही है? 26% का प्रॉफिट। देख रहे हैं कितना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है भाई। क्वेश्चन में दी गई है आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी एक टॉय बनाने में कितना खर्चा आएगा। मटेरियल सी पे लगेगा 150 रुपए, 150 रुपए 50 पैसे। डी पे लगेगा 122.50 पैसे। अदर मटेरियल, ध्यान देना जरा, बोला गया है कि ये लगेगा 0.70 kg, 280 रुपए का आता है और 5% का नुकसान हो जाता है। इस पे ध्यान दे लो बस। देखो 280 रुपए का आता है 1 kg, लेकिन 5% खराब हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि 280 रुपए में 950 ग्राम आता है, 280 रुपए में 950 ग्राम आता है। तो निकाल लो पर ग्राम कॉस्ट और गुना कर दो 0.70 kg से। इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको दे रखी है लेबर कॉस्ट, आपको सारी कॉस्ट दे रखी है, रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ी ली थी। देखो यहां पे मैंने निकाला है गैप, जिसकी बात की गई थी क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले मैंने निकाला टारगेट कॉस्ट। अगर कंपनी को 1750 रुपए के अंदर ये टॉय बेचना है, अगर कंपनी को 26% का प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, अगर कंपनी को 10% की रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है कंपनी का ये एक टॉय 1120 रुपए में बन जाना चाहिए। अब चेक करते हैं कितने का बनेगा। तो मैंने सारी कॉस्ट को ऐड करा है, बस सारी कॉस्ट ऐड कर दी और ये कॉस्ट आती है आपकी 1198 रुपए 22 पैसे। बनना कितने में चाहिए था? 1120 रुपए मैक्सिमम। खर्चा कितना आ रहा है? 1198। इसका मतलब है कि 78 रुपए का ये गैप हमें कम करना होगा। यानी कि हमारा जो खर्चा आ रहा है, हमें कोशिश करनी होगी कि हमारा खर्चा कम हो। खर्चा कम हो यानी कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को कम करना होगा, प्राइमरी एक्टिविटी। वही बातें लिखी जो मैंने आपको बताई थी, चैप्टर नंबर 1 से है। 3 प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बात करने के लिए बोला गया है। सबसे पहला आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक, क्योंकि यहां पर कंपनी में गड़बड़ है। इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या हो रहा है? अभी क्या होता है, बहुत सारे सप्लायर से ये कंपनी खरीदती है मटेरियल, वेयरहाउस में रखती है, वहां से जाता है फैक्ट्री बनने के लिए। तो इस कंपनी को करना चाहिए जस्ट इन टाइम परचेज एग्रीमेंट विद सप्लायर। इससे फायदा क्या होगा? वेयरहाउस कॉस्ट कम हो जाएगी, वेयरहाउस कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद कुछ ओवरहेड कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ओवरहेड कॉस्ट मतलब वेयरहाउस का रेंट हो सकता है 0 हो जाए। अगर कॉस्ट कम होगी तो गैप कम हो गया। अगला पॉइंट है, जब सप्लायर अपने आप से मटेरियल को डिस्पैच करेंगे सीधे फैक्ट्री के अंदर, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए। तो इससे ऑटोमेटिक क्या होता है, खराब बनने वाले आइटम कम हो जाते हैं। इसीलिए बोला गया कि इस कंपनी को इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज वाली कैटेगरी पे काम करना चाहिए, अपने वेयरहाउस को अवॉइड करने के बारे में सोचना चाहिए,
सप्लायर से जस्ट इन टाइम एग्रीमेंट करना चाहिए। इससे वेयरहाउस कॉस्ट भी कम होगी, कैरिंग कॉस्ट कम होगी, ओवरहेड कॉस्ट कम होगी और कॉस्ट कम होगी, मतलब गैप कम हो गया। अगला पॉइंट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भले ही रिटेल आउटलेट पर रिक्वायरमेंट हो या ना हो, हर हफ्ते व्हीकल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो तो क्या फायदा होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। कॉस्ट बचेगी मतलब कॉस्ट कम हो गई। और ध्यान देना जरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने के साथ साथ इन्वेंट्री कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी। रिटेल आउटलेट पर जब कोई फिनिश गुड्स बनकर जाएगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। चोरी होने का डर, खराब होने का डर, वो भी क्या है? खर्चा, तो वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, एक खर्च कम करने का तरीका और भी इस कंपनी के पास, वो क्या है कि ये कंपनी कोशिश करे कि अपना नया प्रोडक्ट वेबसाइट के थ्रू बेचे। क्योंकि रिटेल आउटलेट में क्या होता है? रेंट का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वेबसाइट में सारे खर्चे क्या हो जाते हैं? कम। तो ये सारी बातें आपको लिखनी थी। और आखिरी में ये रहा कंक्लूजन। अगर कंपनी ये तीनों काम कर देगी तो जो गैप है कॉस्ट का, वो कॉस्ट का गैप कम हो जाएगा और कंपनी अपने डिजायर्ड प्रॉफिट कमा पाएगी, डिजायर्ड कॉस्ट टारगेट के अंदर टॉय को प्रोड्यूस कर पाएगी। ये जो आंसर मैंने आपको दिखाया है, अगर आप कहेंगे तो इसकी पीडीएफ कॉपी डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। इसी के साथ आपका ये तीसरा केस स्टडी क्वेश्चन भी यहां पर खत्म हो गया है। कैसा लगा आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बात समझ में आई कि नहीं आई, और कैसा लगता है केस स्टडी के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद? आपकी वो फीलिंग कैसा लगता है आपको? मुश्किल लगता है या समझ में आता है कि नहीं यार, केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है ना, इतना मुश्किल नहीं होता? तो आपके जो भी विचार हैं, जैसी भी आपकी फीलिंग्स हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इससे मुझे पता पड़ेगा कि आरटीपी के ऊपर ये वीडियोस बनाने से आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मुझे और मेरी टीम को इससे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप नीचे कमेंट करके अपनी फीलिंग को जाहिर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आरटीपी के सेकंड पार्ट के अंदर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।